आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का पार्ट 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है और किस तरीके की है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि अपराधी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। अब नॉर्मल वे में जो आम पब्लिक है या हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को कई बार लगता है कि अगर हमने किसी भी रीज़न से किसी भी अपराध करने पर किसी की एफआईआर लिखवा दी है तो इट मीन्स कि पुलिस वालों ने या पुलिसकर्मियों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन दोषी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो आपकी जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करते हैं। बाकी वो इंसान दोषी है या नहीं है ये तय करती है अदालत। संविधान में लिखा गया है कि किसी को दोषी अदालत में सुनवाई के बाद तय किया जाएगा कि वो दोषी है या नहीं है। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, जिसने कंप्लेंट की है उसकी तरफ से भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है उसकी तरफ से भी, दोनों की सुनवाई होती है। और फिर जाकर अदालत और वहाँ के जो कोर्ट में जो जज बैठे होते हैं वो तय करते हैं कि ये अपराधी है या नहीं है, ये अपराधी दोषी है या नहीं है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है या क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की और एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिनका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी के ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरीके से किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और किसको नहीं, किस तरीके की प्रक्रिया होती है जब किसी व्यक्ति को दोषी माना जाता है और नहीं माना जाता। स्टोरी आपकी यहाँ से शुरू होती है। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। एक यहाँ पर वकील के सामने एक अपराधी बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी यहाँ सुनवाई होनी चाहिए। दोषी की तरफ से वकील भी है। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, यहाँ कहाँ गया। ये शिंदे हैं जो कि अपना हार ढूंढ रही हैं और देख रही हैं कि यहाँ पर रखा था और वो कहाँ गया। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, जल्दी करो भाई, उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है और शादी के समारोह में जाने के लिए।
मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। ये जो शिंदे हैं ये शक कर रही हैं अपनी कामवाली पर और उसके बारे में बोल रही हैं। अगले चित्र में देखेंगे आप शांति। हेमब्राह्म पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति हेमब्राह्म जो है वो पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। अब उसकी जो मालिक है शिंदे, वो कहती है, शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। अब जो शांति है वो कहती है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। अगले चित्र में आप देखेंगे शिंदे साहब। शिंदे बोलती हैं पुलिसकर्मी से, साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। अब जो साहब है वो शांति का बक्से की तलाशी लेते हैं और उसमें 10,000 रुपये मिलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शांति ने वो हार बेच दिया और वो पैसे उसी के हैं। शांति कहती है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भर में से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूँ। वो अपनी मैडम से बोलती है, मालकिन से, कि मैं बेगुनाह हूँ। अगले चित्र में आप देखेंगे हेम शिंदे थाने में पहुँच जाते हैं। जो हेम शिंदे हैं वहाँ की मालिक, वो थाने में पहुँच जाते हैं और थाने में एक पुलिसकर्मी बोलता है, जी कहिए। शिंदे बोलते हैं, मैं FIR लिखवाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब ने FIR दर्ज कर ली। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। सब इंस्पेक्टर के साथ शिंदे साहब घर आते हैं और घर पर जो इंस्पेक्टर है वो कहते हैं, अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। अब वो बोलते हैं शिंदे, मेहरबानी करके मुझे, नौकरानी बोलती है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन जो उसका भाई है शांति का, वो कहता है, लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। अगले चित्र में आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहने के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी
करता है तो पुलिस तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति को जमानत की अर्जी मंजूरी तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने का तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? यह वो शांति अपने आप से सवाल करती है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम में बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। उनके लिए अनुच्छेद 39A का में एक राज्य जो है वो खुद एक सरकारी वकील देता है, जो कि उसके आरोपी की तरफ से केस लड़ता है। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती हैं। ये मेरे मुकदमे की कागज हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है, शांति अपने वकील को बताती है। शांति का भाई बोलता है, उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसे हासिल किया है, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत में शांति पर आरोप लगाती है। अदालत में शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हैं वे उनके पास पाए गए हैं। अब शांति बोलती है, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? वकील पूछता है उससे। शिंदे बोलती हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है, ये शिंदे बोलती है। अब इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे के जरिए जिरह करती हैं। श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपकी शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही थी, तब से कोई भी
चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही। ये कौन बोलता है? वकील बोलती है शिंदे से। अब देखेंगे, अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुशील राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। नेक्स्ट चित्र में देखेंगे आप, जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं और कहती हैं, इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? इंस्पेक्टर बोलते हैं, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है। शांति, आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। ये उनके वकील कहते हैं। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में अपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिका की ओर व्यापक स्तर पर देखें। अब आपने इस पूरी स्टोरी से ये देख लिया कि किस तरीके से एक शिंदे ने अपनी नौकरानी पर इल्ज़ाम लगाया और किस तरीके से 2 पक्ष के वकीलों को रखा गया और दोनों की सुनवाई होने के बाद जज ने ये फैसला किया कि कौन सही है और कौन गलत। अब हम पढ़ेंगे अपराधी की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। अपराधी को किस तरीके से जांचा जाता है कि ये अपराधी दोषी है या नहीं। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किया जाता है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है।
पुलिस भी ऐसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। अदालत जो है उसने भी पुलिसों के लिए कुछ निर्देश तय किए हुए हैं। उसी के हिसाब से पुलिस अपना काम करती है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि वो शिकायत सुनकर उनका केस दर्ज करेगी। उसका काम ये नहीं है कि वो किसी को दोषी साबित करे या किसी को दोषी साबित ना करे। वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो केस दर्ज करे। इन दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गाली या गोली मारने का अधिकार नहीं होता। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। अब पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि वो केस दर्ज करे। उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की पिटाई करे, किसी को परेशान करे या किसी को गोली मारे। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे, अब संविधान अनुच्छेद 22 में क्या क्या फौजदारी कानून के प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के निम्नलिखित जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या दिए गए हैं, वो है, पहला है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी जो है उस इंसान की किस कारण से की जा रही है। दूसरा यह है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार जो करा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अगला है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। जो सरकारी वकील है उनकी भूमिका क्या होती है। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरोध माना जाता है। किसी भी आपराधिक का उल्लंघन जो हो रहा है उसको जनता के विरोध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। अगर आप किसी अपराधी को परेशान कर रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति को अपराधी ठहरा रहे हैं, तो वो उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से दहेज के लिए सुधा की हत्या कर दी गई थी। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए हम इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति प्रेमदास की बजाय राज्य बनाम शांति प्रेमदास के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी
के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। सरकारी वकील का काम सिर्फ इतना होता है कि वो निष्पक्ष होकर, किसी के पक्ष में ना रहकर निष्पक्ष होकर सबूत इकट्ठे करे और जो भी गवाह है, सबूत है, वो ठोस तथ्य को लेकर अदालत के सामने लाए और अदालत सही फैसले कर सके। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? अब न्यायाधीश का क्या काम होता है ये आपको समझाएंगे। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश की ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधान के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। न्यायाधीश का काम होता है कि दोनों वकीलों की, दोनों पक्ष की तथ्य को सुनता है और फिर उसके लिए फैसले करता है और फिर वो एक आरोपी को दोषी है या नहीं ये बताता है, ये तय करता है। और उसी के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके हिसाब से कानून के प्रावधानों में जो जो दोषी के लिए सजाएं दी हुई हैं वो सज़ा सुनाता है और जेल भेजता है। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होती है? और फेयर ट्रायल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई वो होती है जिसमें हम किसी का पक्ष ना रख के बिल्कुल फ्री होकर सुनवाई करते हैं। अब आपके चैप्टर में देखते हैं क्या समझाया गया है। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना ज़रूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का अवशासन दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि यहाँ पर वापस लौटे हैं और इसकी मेन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। ये कौन बोल रहे हैं? सुशील। उन्होंने शांति के बक्से में ये जो बोला था ये बोला है शांति ने, अब बोल रहे हैं सुशील। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसे हासिल किया है, लेकिन यह हम दोनों की बचत के पैसे हैं।
अब वकील यही चीज़ जो है शांति और सुशील की सुनने के बाद शिंदे से कहती हैं, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपने शांति के पास चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही थी, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1000 रुपये पगार भी देती हैं। अब इस जज ने दोनों के पक्ष की बातें सुनी हैं और कही हैं, इसे बोलते हैं निष्पक्ष होना। पहली बार शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष के ने पहली बार शांति को आरोप पत्र में उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाही में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। अब आप देखेंगे कि शांति को अपना गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया और शांति को एक अदालत के लिए भी अधिकार दिया गया कि एक अदालत में एक वकील के लिए अधिकार दिया गया कि शांति की तरफ से एक वकील होगा जो कि उनका केस लड़ेगा, लेकिन वो वकील निष्पक्ष होकर केस की सुनवाई करेगा और जो सही है सही तथ्यों को सामने लाएगा। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अब क्या था, इसमें एक दूसरे वकील को ये साबित करना था कि वो दोषी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जो सबूत थे वो शांति की तरफ थे, शांति के खिलाफ नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को कमज़ोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। मतलब शांति की ऐसी हालत देखकर न्यायाधीश ने यह फैसला नहीं किया कि वो चोर है, बल्कि सबूतों के हिसाब से तय किया कि वो चोर है या नहीं। इसकी वजह न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। अगर उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता तो वो दोषी ठहराई जा सकती थी। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। अब आप देखेंगे कि संविधान के हिसाब से तय किया जाता है कि इंसान, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको ये समझ में